वेलकम बैक नाजरीन। बहुत ही शानदार गेस्ट आज हमारे रूबरू हैं, नेपाल से आए हुए बड़े मुअज़्ज़िज़ मेहमान मिस्टर कनक दीक्षित जी। आप जीटी रोड की बात कर रहे हैं, जो मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि कोलकाता से आगे सासाराम, सासाराम से फिर पटना, पटना से आगे बनारस यानी वाराणसी जिसको कहते हैं, फिर लखनऊ, दिल्ली, फिर इलाहाबाद दरमियान में लखनऊ, दिल्ली एंड देन ऑनवर्ड। लेकिन आप फरमा रहे हैं कि जीटी रोड ढाका से शुरू होता है, ढाका के करीब से कहीं से। पहले का जीटी रोड ब्रिटिश ने जब फुली रेगुलराइज कर लिया तब तो कलकत्ता से शुरू हुआ, लेकिन पहले मैंने जितना जानता हूँ ढाका से ईस्ट पूर्व में एक गांव है, उसका नाम है सोनार गांव, वहाँ से शुरू होती है। अच्छा, और ये जब आप पाकिस्तान में गाड़ी में आए, मैं ज़रा वॉक्सवैगन की बात करना चाह रहा हूँ दैट्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट। तो सारा ये रास्ता आपने कवर किया? हाँ। कितने लोग थे आप लोग? मैं और मेरी बीवी शांता, जीप स्कॉर्पियो जीप स्कॉर्पियो जी। हाँ, जी। उसमें मेरा बेटा भी था और एक ड्राइवर और एक मैकेनिक था। अच्छा। मिस्टर नकर्मी। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, क्यों ये ट्रिप मैंने क्यों किया। इसलिए कि 2001 में मेरा एक हादसा हुआ और मैं आई ब्रोक माई नेक एंड आई वॉज लकी नॉट टू बी completely paralyzed. Yes. But thanks God. Yeah, I fell off a cliff and it's लंबा स्टोरी है, उसको उधर ही नेपाल में पहाड़ से गिरे आप? पहाड़ से गिरे और 4 दिन वहीं अटक गए और चौथा दिन में 4th डे में मुझको रेस्क्यू हुआ और मैंने ये बूझा, वो स्टोरी अभी छोड़ दिए। आगे बढ़ के ये कहूँ कि मैं पूरा पैरालाइज होना था, लेकिन नहीं हुआ। डर था, खतरा था। आई वॉज वेरी लकी। तब मैंने पढ़ लिया और सुना कि when you have a spinal injury, because there is no hope for moving your limbs, एक बात होना चाहिए रिहैबिलिटेशन, रिहैब, ऑक्यूपेशनल रिहैब। लेकिन नेपाल में वैसे रिहैब का जगह ही नहीं था। तब हमने एक स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला और सरकार का काम हम लोग ने करने लगा, एक नॉन प्रॉफिट संस्था ने। लेकिन पैसा जुराने के लिए कुछ न कुछ करने चाहिए। तब हमने सोचा कि हम ये वॉक्सवैगन बीटल लेकर पेशावर तक जाऊंगा और हर एक किलोमीटर के लिए $10 रेज करूंगा। ऐसे करके कैसे रेज पब्लिसाइज कर दिया कि हम ऐसे जा रहे हैं, इतना दूरी का लंबा रास्ता है, इतना किलोमीटर है, हर किलोमीटर के लिए हमने इतना $10 दे दो। तब देश का, विदेश का, वेस्ट का तो फिर आप यानी नेपाल से लेके इंडिया से पाकिस्तान या आगे काबुल तक लोगों ने फिर डोनेट किया? काबुल तक नहीं, पेशावर तक। वी रेज्ड अबाउट $70,000 in that trip है। ये किसके लिए? हमारे स्पाइनल इंजरी रिहैब सेंटर के लिए। और तो अभी ये जो रीढ़ की हड्डी हम कहते हैं स्पाइन को, तो रीढ़ की हड्डी की बहाली के लिए, रीढ़ की हड्डी की बहाली के लिए आपने ये सेंटर कहाँ बनाए हुए हैं? सिर्फ एक बनाया नेपाल में। अच्छा। और उसके लिए सरकार ने तो हमारे लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं देते हैं। अच्छा। तब हमने जब भी फंड रेजिंग करना चाहिए और हमारे लिए ये तब 2 बार हम यही वॉक्सवैगन बीटल लेकर ढाका सब तक पहुंचा हूँ। अच्छा। काठमांडू से ढाका, तो वहाँ भी आपने फंड रेज किया। और ऐसे ही एक बार यहाँ से इस्लामाबाद होते रावलपिंडी होके पेशावर तक भी पहुंचा। लेकिन आपको एक बात हमने बताना चाहिए, ये जब हम तो वॉक्सवैगन चलाता हूँ, लेकिन हम इसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। जैसे तैसे हम इस्लामाबाद तक पहुँचे। अच्छा। और यहाँ जो आपका ज़बरदस्त वॉक्सवैगन बीटल्स का एक्सपर्ट्स है ना, ये तो हॉबीस्ट है। इन लोगों ने ये वॉक्सवैगन तो एक हिस्टोरिकल कार है, बहुत पुरानी है, अब बनता नहीं है। कोई 70 वर्ष पुराना है, कोई 50 वर्ष पुराना है, कोई 80 वर्ष पुराना है। ये लोग ने हमारे वॉक्सवैगन बीटल को देखकर
एक तो ताजुब हुआ कैसे यहाँ तक आए काठमांडू से, क्योंकि इसका इंजन का हाल इतना ख़राब है, कैसे ले आए तुम लोग ने, ये नेपाली लोग कैसे होते हैं, ऐसे गाड़ी लेके आते हो। लेकिन उन्होंने ये कर दिया, सब पूरा इंजन को बना दिया एक। अच्छा, और ये पाकिस्तानियों ने, हमारे दोस्तों ने, या नसीर साहब, रोमाना साहब और उनका दोस्तों ने। और दूसरी बात भी किया, उन्होंने कहा कि आपका ये बम्पर थोड़ा बिगड़ा हुआ है, अच्छा, इसको लेकर बनाकर आपको वापस ले आ जाते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये बम्पर में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा। लेकिन कुछ तो होगा कि ले गए। और दूसरा दिन वापस ले आए तो पूरा ट्रक आर्ट करके हमको गिफ्ट दिया। क्या बात है, इतना अच्छे ये गिफ्ट एक पाकिस्तानी ने एक नेपाली को दे नहीं सकते। इतना अच्छा काम किया। और वो बम्पर गाड़ी में डालकर यहाँ से इस्लामाबाद से हम पेशावर पहुँचे। पेशावर के गोरखनाथ मंदिर तक पहुँचकर हमारा ट्रिप कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद ये बम्पर के साथ वापस चले गए काठमांडू। और फिर दिस एक्सप्लेन्स कि आपकी जो वॉक्स बीटल गाड़ी है उसका नाम स्पाइनल बीटल है। यस वी कॉल इट, दैट इज द रीजन। यू माइट बी वंडरिंग क्यों इसको स्पाइनल बीटल। एग्जैक्टली, मैं यही सोच रहा था। स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन ऑफ नेपाल। इसके लिए आज भी ये गाड़ी, जबकि मेरा पर्सनल गाड़ी है, तब भी स्पाइनल इंजरी सेंटर के लिए ही आदमी लोग वहाँ चलाते हैं। और ये फंड रेजिंग के लिए भी यही गाड़ी जाते हैं। ये हमारे लिए गुड फॉर्चून है कि एक ऐसा वॉक्सवैगन बीटल कार है जो वॉक्सवैगन कंपनी जर्मनी में उन्होंने भी इसको अबैंडन कर दिया है, खत्म कर दिया। लेकिन साउथ एशिया में, इस्लामाबाद में, इंडिया के कई जगह में, ढाका में, काठमांडू में ये गाड़ी चल रही है। और इसने अच्छे भी काम भी कर रहे हैं, जैसे फंड रेजिंग करती है। तो आप लाहौर भी गए? लाहौर के रास्ते होके यहाँ है। और जहाँ हम गए, हम यहाँ का स्पाइनल इंजरी सेंटर को में भी जाता हूँ। अच्छा। लाइब्रेरी में, हॉस्पिटल में भी जाता हूँ, रिहैब सेंटर में जाता हूँ। और लाहौर में तो ऐसा है कि आपने वाघा अटारी को बात सुना होगा। मैंने क्रॉस किया कई बार किए होंगे। नहीं, एक बार नहीं, कई बार क्रॉस। लेकिन ये बात कह दूं कि अभी फॉर अ पाकिस्तानी और इंडियन इट इज़ नॉट वेरी इजी, बिकॉज जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशन थोड़ा अटक जाती है ना, तब यहाँ जाने। लेकिन मैं नेपाली हूँ। मैं नेपाली होने के वजह से, नेपाली पासपोर्ट होने के वजह से हमारे लिए जितनी आसानी से हम क्रॉस कर सकते हैं, आप पाकिस्तानी और मेरा इंडियन दोस्त नहीं क्रॉस कर सकते हैं। ये दिस इज़ द गुड फॉर्चून ऑफ बीइंग नेपाली। मैं लाहौर की आपकी मौजूदगी किसी ख़ास वजह से पूछी कि नेपाल में लाहौर या लाहौरिया कोई और मीनिंग होता है उसका? वो बहुत एक मीनिंग, बहुत सिग्निफिकेंट मीनिंग है नेपाली लफ्ज़ में। नेपाली ज़बान में जो आदमी काम के लिए माइग्रेट करके दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे मुल्क में जाते हैं, उसको लाहुरे कहते हैं। अच्छा। जैसे आप कहेंगे लाहौरी, नेपाली में लाहुरे कहते हैं। और वो लाहुरे नेपाली जुबान के एक शब्द बन गए, एक वर्ड बन गए। तब ऐसा था कि एक वक्त था 200 बरस आगे से इधर कि ब्रिटिश कैंटोनमेंट था लाहौर में। अच्छा। और नेपाली लोग ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़ने चले गए। आफ्टर 1814 1816 नेपाल, एंग्लो नेपाल वॉर के बाद नेपाली लोग ब्रिटिश के लिए लड़ने गए और वो जाते थे लाहौर कैंटोनमेंट में। इसीलिए यानी काठमांडू या दीगर शहरों से वो लाहौर आते थे, ब्रिटिश कैंटोनमेंट में भर्ती होते थे। और ब्रिटिश आर्मी में फिर ब्रिटिश आर्मी ने कभी बर्मा भेज दिया, बर्मा या यहाँ अफगान वॉर में भी भेज दिया। ये इसको क्या कहे, वजीरिस्तान का लड़ाई कहते हैं। जी। नेपाली वहाँ भी लड़ा। अच्छा। और गैलीपोली में लड़ा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। लेकिन
आफ्टर 1947 ये जब बंटवारा हुआ तो नेपाली लोग यहाँ भी लाहौर नहीं आ सके, लेकिन लाहौर शब्द, लाहौर वर्ड नेपाली ज़ुबान में अटक गए हैं। सो लाहौर एक सिंबल बन गया कि दुनिया में कहीं भी कोई नेपाली जाएगा वो नेपाल में उनकी लैंग्वेज में, ज़बान में समझा जाएगा कि लाहौर गया हुआ है, या लाहौर गए हुए या लाहौरे है, ये आदमी लाहौरे है। जैसे वो कोरिया गए, साउथ कोरिया, या इंग्लैंड चला गया, दुबई चला गया, इसको नहीं कहते। जो माइग्रेट करके अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं उसको लाहौरे नहीं कहते हैं, जो काम के लिए जाते हैं और वापस आते हैं उसको लाहौरे कहते हैं। इसीलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान और नेपाल को नज़दीक ले आने के एक और शब्द ये भी है कि लाहौरी या नेपाली में लाहौरे या हर वक्त जब हम लाहौरे कहते हैं ये हमारे लाहौर से संबंध पैगाम आ गया है। यानी एक लाइवलीहुड या ज़िंदगी के लिए जो आपको इनकम है, आमदनी है, उससे लाहौर अटैच हो गया। बहुत शुक्रिया मिस्टर कनक डिक्सेट जी, आप तशरीफ़ ले आए। मोस्ट वेलकम टू पाकिस्तान। नाज़रीन, दिलचस्प गुफ्तगू मुझे तो लगी, ख़ास तौर पर मैं लाहौर के लोगों को एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि अगर नेपाल के लोगों में खुशहाली आ रही है और वो कमा कर नेपाल भेज रहे हैं तो वो समझते हैं कि वो लाहौरे हैं जो कमा के भेजते हैं। नाज़रीन, अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।